हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द हेलोजन डेरिवेटिव्स। और हेलोजन डेरिवेटिव किन को बोलेंगे हम? जैसे हेलोजन में हमारे में आते हैं इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये हेलोजन जिन जिन मॉलिक्यूल्स में होते हैं उन सब मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे हेलोजन डेरिवेटिव्स। अगर इनके क्लासिफिकेशन की बात करूं तो हेलोजन डेरिवेटिव को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। वन इज़ द एरोमेटिक कंपाउंड एंड अनदर वन इज़ द एलिफेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक में कौन आएंगे? जिनमें हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड होगा किसी बेंजीन रिंग से। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे बेंजीन लिया और बेंजीन के किसी एक कार्बन से अटैच कर दिया हमने, क्लोरीन ग्रुप अटैच कर दिया। अब क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से देयर इज ए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन द कार्बन ऑफ बेंजीन एंड द हेलोजन एटम। सो देयर इज ए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, जिसकी वजह से हो क्या जाता है कि ये वाला बॉन्ड लगभग थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अगर कभी बात आएगी इस बॉन्ड के टूटने की तो ये कम टूटेगा। मैं कह सकता हूँ कि ये अच्छी तरह लीव नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। दूसरा, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, अगले केस में फ्लोरीन वगैरह ले लिया हमने जैसे, और बेंजीन से अटैच्ड है, तो यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो यहाँ भी बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ जो फ्लोरीन के ऊपर जो लॉन पेयर प्रेजेंट है दे आर इन रेजोनेंस। सो देयर हियर इज आल्सो ए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। एलिफेटिक की अगर हम बात करेंगे तो एलिफेटिक को हम दो तरह से फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो है जैसे तुम्हारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड और दूसरे हो जाएंगे तुम्हारे सैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड हमको पता है वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जैसे अनसैचुरेटेड में हम सबसे पहले बात करेंगे, जैसे मान के चलो एल्कीन से डायरेक्टली अटैच्ड कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हमको पता है ये कंडीशन है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड देन लोन पेयर। सो रेजोनेंस में होगा ये लोन पेयर इसके साथ। इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं, इस तरह के ग्रुप को बोलते हैं हम विनाइल ग्रुप। जब भी किसी डबली बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन से ही डायरेक्टली कोई हेलोजन एटम अटैच रहेगा तो इस ग्रुप को हम बोलेंगे विनाइल। और क्लोरीन जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। जैसे अनसैचुरेटेड में हम एक और कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl। यहाँ पर देखेंगे तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं एलाइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एलाइल क्लोराइड। जैसे और यहाँ पर अब नेक्स्ट एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं, जैसे बेंजीन से अगला CH2 है और देन Cl है। अच्छा, एक और बात ध्यान, यहाँ भी बेंजीन रिंग है लेकिन दिस इज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ एरोमेटिक, दिस इज इन द कैटेगरी ऑफ एलिफेटिक। वाई? बिकॉज जहाँ पर हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन से अटैच रहेगा उसी को एरोमेटिक बोलेंगे। यहाँ डायरेक्ट नहीं है, इन दोनों के बीच में CH2 है और हम कहेंगे इसका लोन पेयर रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं है। रेजोनेंस में नहीं है तो हम यहाँ बोलेंगे दिस इज एन एलिफेटिक कंपाउंड, और इस तरह के इस ग्रुप को बोलते हैं अपन बेंजाइल ग्रुप। यहाँ पर कार्बन की दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक वैलेंसी से एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम है बेंजाइल। अगर यहाँ एक हाइड्रोजन रहेगा तो हम बोलेंगे उसको बेंजल, और अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा और तीन वैलेंसी सेटिस्फाइड किसी अलग डिफरेंट ग्रुप से रहेंगे तो इसको बोलेंगे हम बेंजो। ठीक है ना। सैचुरेटेड की अगर हम बात करेंगे तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इस तरह की कंडीशंस में आ सकता है जैसे CH3 के साथ Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये वाला कार्बन है जो प्राइमरी कार्बन है, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्राइमरी हेलोजन। जैसे अगला हमने ले लिया CH3 CH2 Cl, यहाँ पर भी हेलोजन कार्बन जो है ये एक ही ग्रुप से जुड़ा हुआ है, दिस इज आल्सो इन द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी। बट इन दोनों में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है कंपेरेटिव टू दिस मिथाइल क्लोराइड। जैसे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, यहाँ पर क्लोरीन लिया, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3। इस वाले कार्बन से ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी हेलोजन, सेकेंडरी हेलाइड एक तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे हम बात करें, यहाँ पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है इस तरह से, तो ये वाला जो क्लोरीन जो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है दैट इज अटैच्ड फर्दर विथ 3 कार्बन एटम्स, सो दिस एन एग्जांपल ऑफ टर्सरी एल्काइल हेलाइड। तो इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट हेलोजन कंपाउंड्स को कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस विच आर रिलेटेड विद दीज एल्केल हैलाइड। उससे भी पहले हम एक और क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं
जिसमें आता है कि अनसैचुरेटेड जो एल्काइल हैलाइड होते हैं या सैचुरेटेड जो एल्काइल हैलाइड होते हैं उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है सैचुरेटेड वालों को, दैट इज इन द मोनोहेलाइड्स। मोनोहेलाइड के एग्जांपल हमने अभी अभी देखे, जहाँ पर एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, जैसे यहाँ पर ले लिया हमने CH3Cl या ये ले लिया CH3CH2Cl, ये सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे, मोनोहेलाइड के। दूसरा आता है तुम्हारा डाई हेलोजन कंपाउंड, कि ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज़्यादा हेलोजन ग्रुप जुड़े रहते हैं, सो दैट आर द डाई हेलोजन कंपाउंड्स। जैसे अब दो हेलोजन के भी दो तरह से चांस हैं, कि ऐसा हो सकता है कि दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से जुड़ जाएं, या फिर हो सकता है कि वो अलग अलग दो डिफरेंट एडजेसेंट कार्बन एटम से जुड़ जाएं। जब एक ही कार्बन से जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम जेमिनल डाइहेलाइड, या शॉर्ट में हम लिख देते हैं जेम डाइहेलाइड्स। और जब एडजेसेंट से जुड़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं विसिनल, और शॉर्ट में हम लिख देते हैं विक, VIC, विक। ऐसा भी हो सकता है जैसे CH2 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 Cl यहाँ पर, और यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर ये एडजेसेंट भी नहीं है, तो ये सिंपल ही डाई हेलोजन का एक एग्जांपल हो जाएगा जिसमें फ्री है एक तरह से। ये जेमिनल पोजीशन होगी जब एक ही हेलोजन से दो हेलोजन एक ही कार्बन से जुड़ेंगे और दो हेलोजन डिफरेंट एडजेसेंट कार्बन से जुड़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे वेसिनल पोजीशन। नेक्स्ट जो कंपाउंड आते हैं वो होते हैं ट्राई हेलोजन कंपाउंड। तो नाम से ही पता चल रहा है अपने को, ऐसे कंपाउंड जिनमें 3 हेलोजन जुड़े हुए रहते हैं। जैसे इसका नाम है, बेस्ट एग्जांपल आता है इसका क्लोरोफॉर्म, CHCl3। इसके बारे में बहुत फेमस कंपाउंड है और नेक्स्ट चैप्टर्स में रिएक्शंस में आएगा क्लोरोफॉर्म। इसी की तर्ज पर अगर क्लोरीन की जगह 3 आयोडीन ले लेते हैं तो इसको बोलते हैं हम आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म रिएक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ये नेक्स्ट चैप्टर्स में आगे आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा टेट्रा हेलोजन कंपाउंड्स। और टेट्रा हेलोजन ये सारे के सारे जितने भी हेलोजन कंपाउंड हैं, मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा, ये सब हमारे सिलेबस में टेट्रा हेलोजन कंपाउंड्स। और इसमें क्या हो जाएगा, जब किसी एक ही एटम से सपोज चारों क्लोरीन जुड़े रहते हैं, दिस इज टेट्राक्लोरोकार्बन, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इसका एक और नाम है दैट इज़ पायरीन। तो इस तरह हम क्लासिफाई कर सकते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स को, जो भी हेलोजन कंपाउंड रहेंगे, इनटू मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा हेलोजन कंपाउंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन हेलोजन कंपाउंड्स के डिफरेंट रिएक्शंस क्या हो सकती हैं, जो भी इनकी टिपिकल रिएक्शंस हमको पाई जाती हैं। सो दैट इज द टिपिकल रिएक्शंस शोन बाय हेलोजन डेरिवेटिव्स। इसमें जो सबसे पहली जो रिएक्शंस आती है दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनको हम शॉर्ट में SN रिएक्शंस भी बोलते हैं, और इनके बारे में हम थोड़ा बहुत आइडिया ले चुके हैं पहले ही अपनी प्रीवियस क्लासेस में। सेकेंड टाइप की जो रिएक्शंस आती हैं जिनको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको हम सिंपली E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक और टाइप की रिएक्शन ये कंपाउंड दिखाते हैं दैट इज़ द रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, और इसी को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है दैट इज़ द RMgX, जिसमें हो क्या रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है RX के साथ, दैट इज एल्काइल हैलाइड के साथ, और इस तरह के कंपाउंड बनते हैं जिसमें R के ऊपर माइनस चार्ज आता है, मतलब कार्बेनाइन में कन्वर्ट हो जाता है ये, और इस तरह की रिएक्शंस बोलते हैं इनको। कार्बेनाइन की केमिस्ट्री में जब अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब इस तरह की रिएक्शंस को पढ़ेंगे। हाल फिलहाल इस चैप्टर में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इनके टाइप्स क्या हैं। अपन वन बाय वन इनकी स्टडी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हालांकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है, ये काफ़ी तरह की होती हैं कि सब्स्टिट्यूशन कई तरह से हो सकता है। तो इसके जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है दैट इज़ वन इज़ SN1 टाइप रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। सेकेंड टाइप हो सकता है SN2 टाइप रिएक्शन। थर्ड टाइप होता है इनका SNI, जिसको I रिप्रेजेंट करता है इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शंस होती है इसमें SNNGP। NGP का मतलब है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इसमें आती है दैट इज SNAR,
एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है ना। इसमें और सारी रिएक्शंस भी आते हैं, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन, और लास्ट में आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन एडिशन। इन सारी रिएक्शंस तो एरोमेटिक केमिस्ट्री की हैं, इनको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हाल फिलहाल हेलोजन डेरिवेटिव्स में इस तरह की रिएक्शंस में ये वाले जो पहली 4 रिएक्शंस हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिनको हम इन चैप्टर्स में आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। अगर मैं स्टार्ट करूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे मान के चलो हमने कोई अल्काइल ग्रुप लिया और उससे कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट इज़ कोई अल्काइल हैलाइड हमने लिया, और इसकी रिएक्शन हमने किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ एनी सॉल्वेंट। तो यहाँ होगा क्या कि न्यूक्लियोफाइल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ हेलोजन है डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट करके रखेगा। एज ए रिजल्ट थोड़ा डेल्टा माइनस इस पर चार्ज आ जाएगा और यहाँ डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल अपनी रिएक्शन शो करेगा तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल आर के साथ खुद अपना बॉन्ड बना देगा और X को X कर देगा, मतलब यहाँ पर हेलोजन को हटा देगा इन ए फॉर्म ऑफ लीविंग ग्रुप। बात समझ में आती है। यहाँ पर हमने Nu माइनस रिप्रेजेंट्स दिस न्यूक्लियोफाइल। जैसे तो जनरलाइज रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को हम जैसे करना चाहें, जैसे हमने कोई मिथाइल क्लोराइड लिया जिसमें मिथाइल एक एल्काइल पार्ट है और क्लोरीन एक हेलोजन है, इसकी रिएक्शन अगर हमने OH माइनस के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ सपोज वाटर एज द सॉल्वेंट, तो होगा क्या, OH माइनस CH3 के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल और Cl माइनस निकल जाएगा। यहाँ पर जो ये मिथाइल वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट क्या होता है, जिस पर रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। जो यहाँ पर एक क्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, क्योंकि ये लीव करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके इसको लीव करा दिया यहाँ से, इसलिए इसको बोलते हैं अपन लीविंग ग्रुप, और शॉर्ट में इसको लिख देते हैं अपन Lg, लीविंग ग्रुप, ठीक है ना। जो OH माइनस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, या मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा है, इसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोफाइल, जिनके बारे में अपन प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, और वो कौन हो सकती है, जिसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर इजेक्टिंग एज ए सॉल्वेंट। तो अगर इस रिएक्शन को अगर मैं सम अप करूं तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस रिएक्शंस में कुछ ऐसे पार्ट हैं, एक सबस्ट्रेट है, एक लीविंग ग्रुप है, एक न्यूक्लियोफाइल है और एक सॉल्वेंट है। यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट है। तो उसमें हो क्या रहा है कि अल्कोहल, इससे ये मिथाइल अल्कोहल बन गया, हमने रिएक्टेंट लिया था मिथाइल क्लोराइड और प्रोडक्ट बन गया हमारे पास मिथाइल अल्कोहल, और जो यहाँ पर Cl माइनस है ये लीव कर गया यहाँ पर। तो ये जनरलाइज रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं कि इस तरह की रिएक्शंस जब होती हैं तो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, कि इस रिएक्शन का होना किन किन बातों पर डिपेंड करता है। सो आप लोग हेडिंग डालें, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फिर उसके बाद अपन बात kरेंगे इनके टाइप्स की, लाइक SN1, SN2, SNI, SNNGP। लेकिन सबसे पहले अपन बात करते हैं दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो वही फैक्टर होंगे जिन जिन से मिलकर ये रिएक्शन हो रही थी। इसमें सबसे पहला फैक्टर जो आएगा दैट इज कॉल्ड एज द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कौन होता है, जिस पर रिएक्शन होती है, और इस तरह की रिएक्शंस में जो सबस्ट्रेट है दैट इज द एल्काइल पार्ट। जो भी एल्काइल है वो पार्ट जो रहेगा दैट इज द सबस्ट्रेट। अब एल्काइल पार्ट डिफरेंट तरह का हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमने लिया CH3Cl, तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। यहाँ पर अगर हमने जैसे ये वाला मॉलिक्यूल ले लिया और हेलोजन है, तो ये हमें पता है कि ये वाला कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, सो दिस इज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। जैसे एक मॉलिक्यूल हम ले सकते हैं इस तरह है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो यहाँ पर जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है दैट इज फर्दर कनेक्टेड विथ 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स, तो यहाँ पर इसकी जो डिग्री हो जाएगी दैट इज द टर्सरी कार्बन एटम। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर इस तरह के ग्रुप से जुड़ा हुआ है CH2CH, थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में बात करी थी, इसको हम बोलेंगे विनाइल ग्रुप, ठीक है ना। और नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है सबस्ट्रेट कि जिससे CH2Cl, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज द एलाइल पार्ट। नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि ये बेंजाइल दैट इज PHCH2Cl। नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि हेलोजन ग्रुप
इस तरह कार्बन से जुड़ा हुआ CH2Cl। देखो यहाँ पर देखेंगे इसकी डिग्री तो प्राइमरी है, लेकिन यहाँ पर ये जो 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं इसकी वजह से यहाँ पर क्या स्टेरिकली हिंड्रेंस भी है। नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि जो हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है दैट इज अटैच टू ब्रिज्ड हेड पोजिशन, तो इस तरह का भी एक सबस्ट्रेट हो सकता है। तो सबस्ट्रेट डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं जी, कि कहीं भी हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो किसी भी कार्बन एटम से, सो उनकी डिग्री डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट नेचर हो सकता है। जब डिफरेंट नेचर होगा तो लीव कर देने के बाद जो स्पीशीज बनेंगी उनका डिफरेंट स्टेबिलिटी होगा। इसका मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन और कि रिएक्शन का होना फास्ट होगी या स्लो होगी, दैट ऑल विल बी डिसाइडेड बाय द सबस्ट्रेट आल्सो। सबस्ट्रेट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल डिसाइडिंग द रेट ऑफ दीज रिएक्शंस। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं फैक्टर है दैट इज द लीविंग ग्रुप। सो नेक्स्ट फैक्टर अपन बात करते हैं लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप को अपन शॉर्ट में लिख देते हैं Lg से। और लीविंग ग्रुप कौन होता है? अच्छा लीविंग ग्रुप हम किसको बोल सकते हैं? जो लीव करने के बाद स्टेबल हो जाए। जैसे अगर मैं कोई रिएक्शन लेता हूँ, RX एल्काइल हैलाइड लिया और इसकी रिएक्शन करी हमने न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो R न्यूक्लियोफाइल के बीच में तो बॉन्ड बन गया, इसने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और खुद आके जुड़ गया, तो इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला और X यहाँ पर निकल गया। तो यहाँ पर X को हम बोलेंगे दैट X इज ए लिविंग ग्रुप। सो हेलोजन आर द लिविंग ग्रुप। इन सब जितने भी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं इन सब में हेलोजन जो होता है दैट इज ए लिविंग ग्रुप। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन विल बी द लिविंग ग्रुप। अब बात आती है कि लिविंग टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा और कौन पुअर लिविंग ग्रुप होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो जो लिविंग टेंडेंसी होती है, लिविंग ग्रुप कौन अच्छा होगा? जो लीव करने के बाद स्टेबल हो। देखो यहाँ पर इस रिएक्शन में RX के बीच का बॉन्ड टूट रहा है और X माइनस की फॉर्म में हेलोजन आ रहा है। अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज स्टेबल है तो सीधी सी बात है ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर ये माइनस चार्ज स्टेबल नहीं है तो वापस रिएक्शन करेगा, और स्टेबल नहीं है तो वापस रिएक्शन करने के बाद हम कहेंगे कि ये लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है। तो सीधी सी बात है कि जिसके भी ऊपर माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी लिविंग टेंडेंसी उतनी ही अच्छी होगी। या फिर दूसरे टर्म्स में अगर हम बात करेंगे कि जितना अच्छा इसका स्टेबिलिटी होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जितना कम बेसिक कैरेक्टर होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो हम कह सकते हैं कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक कैरेक्टर। अगर किसी का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो उसका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कम रहेगा, लेकिन अगर बेसिक कैरेक्टर कम है तो उसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज़्यादा रहेगा। जैसे अगर हम इनकी बात करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, तो अच्छा लिविंग ग्रुप आयोडीन रहेगा देन क्लोरीन। इनफैक्ट फ्लोरीन तो पुअर लिविंग ग्रुप है क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन 2p2p के बीच में बॉन्डिंग हो रही है और दैट इज हैविंग ए वेरी गुड स्ट्रेंथ, दैट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ इज वेरी हाई इन केस ऑफ कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड। इसलिए कभी भी हम जब रिएक्शंस करते हैं तो फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन कराना बहुत मुश्किल काम होता है, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के जितने कंपाउंड्स होते हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन कराना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी के हमको अगर देखना है तो डिफरेंट लिविंग ग्रुप में हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि उनका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कैसे होगा। जैसे हमने एक मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया और आपको बताना है कि किसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी अच्छी है। एक तो मॉलिक्यूल हमने ये लिया यहाँ पर और दूसरा मॉलिक्यूल लिया CH3S डबल बॉन्ड O-। इन दोनों में आप देखिएगा कि लिविंग ग्रुप अच्छा कौन है। तो हम इसका कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर कि बेसिक कैरेक्टर जिसका कम होगा उसका लिविंग ग्रुप उतना ही टेंडेंसी उतना ही अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पर, या फिर हम एक दूसरा भी रीजन लगा सकते हैं कि जिस पर नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वही उतना अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा। यहाँ पर हम बात करेंगे तो O- रेजोनेंस में 3 टाइम रेजोनेंस होगा, यहाँ पर 2 टाइम रेजोनेंस होगा, एक बार इधर एक बार इधर, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस सिमेट्रिकल रेजोनेंस केवल एक बार होगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, एक तो ये कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मोर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आएंगी। और जितनी ज़्यादा इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर रहेंगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी नेगेटिव चार्ज की वो उतना ही कम रिएक्टिव होगा, और जितना कम रिएक्टिव रहेगा उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा। तो हम स्टेबिलिटी के बेस पर भी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बता सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसका हो जाएगा? तुम्हारा दूसरे वाले का, दैट इज CH3COO- का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की
जैसे आपको बताना है कि लीविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी अच्छी है। जैसे आपको मॉलिक्यूल दिया ये वाला, आप एक पॉज लें और इन क्वेश्चंस को ट्राई करें कि किसका लीविंग ग्रुप कितना अच्छा है। चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए OH माइनस और वाटर में कौन अच्छा ज़्यादा लीविंग ग्रुप है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे OH माइनस और वाटर में, आप देखोगे कि किसके ऊपर स्टेबिलिटी ज़्यादा है। हमें पता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ये, और ये नेगेटिवली चार्ज है, सो न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल, इसलिए लीविंग ग्रुप भी अच्छा कौन होगा, वाटर होगा। यहाँ पर इन दोनों में अगर हम बात करेंगे कि कौन अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है हमको कि O माइनस यहाँ पर इसके साथ रेजोनेंस में है, और इसको हम सिमेट्रिकल रेजोनेंस भी बोल सकते हैं। इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, और जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी, रिएक्टिव कम रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो प्लस आई से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाया जा रहा है, तो इसकी रिएक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए इसके क्या कह सकते हैं कि लीविंग ग्रुप टेंडेंसी कम अच्छी होगी। ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप ये वाला हो जाएगा, दैट इज़ द एसीटेट आयन। लीविंग ग्रुप अच्छा वही रहेगा जो लीव करने के बाद स्टेबल हो जाए। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जैसे हमने यहाँ पर बात करी, यहाँ पर मिथाइल के साथ इसमें प्लस आई से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाया जा रहा है, तो एक तरह से इसकी रिएक्टिविटी और बढ़ गई। लेकिन इसके केस में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो O माइनस बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ किस में है, रेजोनेंस में है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कंपेरेटिव टू दिस वन ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो लीविंग ग्रुप भी अच्छा क्या हो जाएगा, ये वाला। तो जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं, वी कैन राइट देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर, और वी कैन राइट देयर लीविंग ग्रुप टेंडेंसी ऑर्डर बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द आयन। जो भी नेगेटिव चार्ज बना है उसकी स्टेबिलिटी के बेस पर हम लोग बता सकते हैं कि कौन अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। नेक्स्ट कुछ बहुत ही टिपिकल एग्जांपल आते हैं लीविंग ग्रुप के, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल लिया मैंने, ये वाला मॉलिक्यूल लिया, इसको हम बोलते हैं पैराटोल्यूइन सल्फॉक्साइड, PTS से भी इसको कई बार बोलते हैं, पैराटोल्यूइन सल्फॉक्साइड। ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, क्योंकि आपको पता है O माइनस इसके साथ रेजोनेंस में है, इसके साथ भी रेजोनेंस में है, सो देयर आर मोर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, तो ये भी एक अच्छा लीविंग ग्रुप में आता है। नेक्स्ट एक और लीविंग ग्रुप जैसे अगर हम बात करेंगे, जैसे CF3COO माइनस, इसको हम बोलते हैं ट्रिफ्लेट, भी इसको बोला जाता है ट्रिफ्लेट, और शॉर्ट में इसको OTF भी लिखा जाता है, ट्रिफ्लेट। सो दैट इज आल्सो ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। सिमेट्रिकल रेजोनेंस तो है ही, एज वेल एज CF3 का माइनस आई इफेक्ट की वजह से इस O माइनस की स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी, और इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। जैसे और क्वेश्चंस कर सकते हैं अपन, जैसे यहाँ पर दिया गया कई बार, यहाँ पर Br लग जाए ब्रोमीन, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ब्रोसाइलेट, दैट इज ब्रोसाइलेट। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे नेक्स्ट कंपाउंड हमने लगा दिया यहाँ पर, और अब की बार हमने NO2 लगा दिया, तो यहाँ पर S डबल बॉन्ड O माइनस, इसका रेजोनेंस के साथ, सिमेट्रिकल रेजोनेंस के साथ इसकी स्टेबिलिटी तो ज़्यादा है ही, और NO2 का माइनस M और माइनस आई इफेक्ट भी है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी और लिविंग ग्रुप पावर भी अच्छी रहेगी। इसको हम बोलते हैं नोसाइलेट। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो लिविंग ग्रुप की तरह ही काम कर सकते हैं। जैसे कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि CH3COO माइनस एंड CF3COO माइनस, इन दोनों में लिविंग ग्रुप किसका अच्छा ज़्यादा लिविंग ग्रुप नेचर, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप तो कॉमन है दोनों में, लेकिन यहाँ पर CF3 है जिसका माइनस आई इफेक्ट है, और यहाँ पर CH3 है जिसका प्लस आई इफेक्ट है, तो ये नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, इसलिए ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसका आएगा, ट्रिफ्लेट आयन का।
कई बार एक और, जैसे आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हमने पढ़ा था, जैसे मैंने अभी पहला एग्जांपल आपको कराया था कि OH माइनस के कंपेरेटिवली वाटर एक अच्छा लीविंग ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है ना। वी कैन कंपेयर बेस्ड ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ आल्सो, जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम रहेगी वही उतना अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा। इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर हम देखेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ OH माइनस और वाटर में तो ज़्यादा आएगा OH माइनस का, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ किस बेस पे देखा जाता है कि कौन किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है और डोनेशन एबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लिविंग ग्रुप टेंडेंसी की बात करेंगे तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी तो वाटर की ज़्यादा आ जाएगी, बिकॉज लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ। जैसे इसको हम बात करें, जैसे ROH की बात करेंगे तो हमें अगर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में ये OH हटाना होता था, वाटर हटाना होता था नेक्स्ट कार्बन से, जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे CH3 CH2OH, तो यहाँ पर वाटर हटता था, H यहाँ से OH यहाँ से हटकर एल्कीन बन जाता था। लेकिन यहाँ पर ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, इसी वजह से इसको पहले प्रोटोनेट किया जाता था और प्रोटोनेट करने के बाद ये बन जाता था CH3 CH2OH2+। आपको पता है कि जब यहाँ से वाटर जाएगा न्यूट्रल फॉर्म में, दैट इज ए गुड लिविंग ग्रुप, जबकि यहाँ से OH डायरेक्ट लीव करता तो ये OH माइनस बनता, विच इज़ लेस स्टेबल कंपेरेटिव टू वाटर। इसलिए इसको कई बार ज़बरदस्ती जानबूझ के एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता अगर कोई लिविंग ग्रुप पहले से अच्छा नहीं है तो OH को हमने एक अच्छा लिविंग ग्रुप में कैसे कन्वर्ट किया? बाय प्रोटोनेटिंग इट, और हमने इसको प्रोटोनेट कर दिया, अगले स्टेप में निकल जाएगा CH3 CH2+ और यहाँ पर वाटर, ठीक है ना। तो हम कई ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स को भी एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सम डिफरेंट मेथड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले वीडियो में उन कंपाउंड्स की, या हम कहेंगे दूसरे फैक्टर्स की, दैट इज द सॉल्वेंट फैक्टर एंड द न्यूक्लियोफिलिसिटी फैक्टर। थैंक यू वेरी मच।